नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। हर रोज सुबह हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन दोस्तों आज कुछ कहानी अलग है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे जिन पन्नों में इतिहास ने अपने आप को सुनहरे रूप में स्वयं ही लिख दिया है। और आज चर्चा होगी जब 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। आइए दोस्तों इतिहास को जानते हैं, इस इतिहास को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं कि कहां कहां कौन कौन से घटनाक्रम हुए, और मैं आपको वो सभी स्रोत भी बताऊंगा जहां से मैंने ये इतिहास का क्रम समझा है या इस इतिहास के क्रम के बारे में जाना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज सबसे पहले इतिहास में अगर राइवलरी या प्रतिद्वंद्विता की कोई डेफिनेशन कही जाए तो प्रतिद्वंद्विता की डेफिनेशन में कभी हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप या अकबर, कभी हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब की। दोस्तों ये वो प्रतिद्वंद्विताएं हैं जो हमारे इतिहास में बहुत ही लंबे समय तक याद की जाएंगी और हमारे इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा भी रहेंगी। बात यह है कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर अपना आक्रमण करना शुरू किया तो धीरे धीरे वह चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को जीता गया, और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपना विजय अभियान शुरू किया तो अकबर के विजय अभियान में 1568 के आते आते चित्तौड़ अकबर के हाथ में जा चुका था। और 1568 तक जब चित्तौड़ अकबर के हाथ में जा चुका था तो जो भी राणा थे वो राणा ने पहाड़ों की तरफ अपनी लड़ाई के मुंह रुख को कर लिया और पहाड़ों की तरफ से जाकर के उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। दोस्तों बात यह है कि राणा उदय सिंह जब पहाड़ों से लड़ने लगे और उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की जिस तरह से भी सुरक्षा हो सकी थी करनी शुरू की, उसी क्रम में जब हम समझना शुरू करते हैं कि बैटल क्या हुआ और महाराणा प्रताप कैसे आए तो उनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ राजस्थान का ये हिस्सा कहलाता है मेवाड़। राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तब मेवाड़ के ही हिस्से हुआ करते थे, जबकि इसके ऊपर के हिस्सों की अगर हम बात करें तो ऊपर के हिस्सों में आप देख पाओगे कि पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर ये सब मारवाड़ के हिस्से हुआ करते थे। दोस्तों बात यह है कि जब हम लोग चर्चा करनी शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ के इस महान किले की, तो चित्तौड़ के महान किले में हमारे पास बहुत सारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों वो उठाया गया है सबसे पहले अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंखतबुत तवारीख किताब से। उसके अलावा मैंने अबुल फजल के अकबरनामा इसमें से कुछ फैक्ट्स लिए हैं। मैंने रणछोड़ भट्ट के राज प्रशस्ति से कुछ फैक्ट लिए हैं और रणछोड़ भट्ट की ही लिखी हुई अमर काव्य वंशावली से भी कुछ फैक्ट्स लिए हैं, और आज इन्हीं फैक्ट्स पर हम एक चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है दोस्तों कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक करने का क्रम शुरू किया था और राणा उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी तो 1562 आप देखते हैं कि हरखाबाई जो आमेर की थी उनकी शादी अकबर के साथ होती है। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लिया। 1569 में जो हड़ा राजपूत थे जो कि बूंदी और कोटा से शासन किया करते थे उन्होंने अकबर को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद दोस्तों 1570 में जो जोधपुर के और बीकानेर के राठौड़ थे उन्होंने, जो भाटी राजपूत थे जैसलमेर के उन्होंने, और राव चंद्रसेन जो कि मारवाड़ के ही थे, जोधपुर के थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, परंतु जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों ने अकबर को ज्वाइन कर लिया था। अब इसके अलावा दोस्तों जो डूंगरपुर के सिसोदिया थे उन्होंने भी अकबर को ज्वाइन कर लिया था। और इसी बीच में एक घटनाक्रम और घटा, वह है 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं राणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाई तो इनकी मृत्यु के बाद अब कौन राजा बनेगा। हालांकि इनका प्रेम अपनी एक रानी से था जिनका नाम था रानी धीरबाई कंवर, और रानी धीरबाई कंवर भटियाणी रानी के नाम से भी जानी जाती हैं क्योंकि वो भाटियों के वंश से थी। परंतु जब हम बात राणा उदय सिंह द्वितीय की कर रहे हैं तो इन्हीं के बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप। और दोस्तों महाराणा की कहानी ही कुछ और है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने उसी तरीके से अपना संघर्ष जारी रखा जैसा कि उनके पूर्वजों ने किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध जारी रखा हो। महाराणा प्रताप ने किसी भी
अकबर के प्रस्ताव को ना मानते हुए स्वयं को स्वतंत्र रखना और स्वयं की गरिमा की, स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये अपना परम कर्तव्य समझा और वैसे ही चला। और इसीलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ सन 1576 में। दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी उस समय पर हल्दी घाटी के युद्ध का पूर्ण रूप से आंखों देखा हाल बताने के लिए मौजूद था और इसी ने वो जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मुंखतबुत तवारीख, उसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का प्रॉपर वर्णन किया है। परंतु जब हम चर्चा करते हैं अबुल फजल एवं अदर हिस्टोरियंस की, तो दोस्तों अबुल फजल और बाकी सभी हिस्टोरियंस ने इस युद्ध को कहा है कि खमनौर राजसमंद में हुआ, लेकिन अकेला अब्दुल कादिर बदायूनी है जो इसे बैटल ऑफ गोगुंदा कहता है। पर दोस्तों, चर्चा तो खैर बैटल ऑफ हल्दी घाटी की हम लोगों ने कई बार की ही है। ये आइकॉनिक फोटो आप देख रहे हैं जहां पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपनी टापें हाथी पर रख दी थी। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और मान सिंह के हाथी के सूंड में एक खांडा लगा हुआ था जिस खांडे से चेतक का पिछला पैर कट गया था। ये तो आप वैसे भी देख ही सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये कि महाराणा प्रताप द्वारा किया गया ये प्रहार अकबर के सेनापति मान सिंह को अपने हौदे में छिपने पर मजबूर कर देता है और हौदे में छिपने के बाद किसी तरह से मान सिंह की जान बचती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कि 1576 में क्या हुआ। तो देखिए, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, और इस हल्दी घाटी के अनिर्णीत युद्ध में कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को कई मायनों में महाराणा प्रताप के फेवर में माना जाता है, क्योंकि अकबर की जितनी मंशाएं थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। ना तो महाराणा प्रताप पकड़े गए, ना महाराणा प्रताप को किसी कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ी, ना महाराणा प्रताप को मारा गया, ना महाराणा प्रताप से उनका राज्य उदयपुर छीना गया, ना महाराणा प्रताप को वो लोग किसी भी तरीके से जिंदा या मुर्दा पकड़ पाए। तो अगर कोई राजा ऐसा कुछ भी नहीं करता, इसका मतलब यह है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गए। और यही कारण है कि मान सिंह और आसिफ खां, ये दोनों व्यक्ति जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इन दोनों की ड्योढ़ी बंद करवा दी थी अकबर ने और कहा था कि भाई आपको तो हमारे दरबार में दिखने की भी परमिशन नहीं, दिख मत जाना। इसके अलावा दोस्तों, बात यह है कि हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद ऐसा कहते हैं कि सितंबर 1576 में एक बार फिर से अकबर स्वयं यहां पर आया और अकबर ने फिर उदयपुर के जिले को जीत लिया था और उदयपुर पर अधिकार करके दोस्तों उदयपुर का नाम अकबर ने मोहम्मदाबाद जरूर किया था थोड़े समय के लिए। लेकिन इस मोहम्मदाबाद पर ज्यादा दिन तक अकबर का शासन चला नहीं और यह शासन ना चलने की वजह है महाराणा प्रताप का बैटल ऑफ दिवेर। तो आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे जब 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप की सेना के सामने सरेंडर किया था। दोस्तों, बात यह थी कि 1576 में जून में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ की बहुत सारी सेना घायल हो गई थी, बहुत सारे लोग मेवाड़ के मारे गए थे और बहुत सारे सेनापति भी। अब एक समय काल ये था कि धीरे धीरे अपने आप को कैसे और मजबूत किया जाए। लगातार आक्रमण हुए भी। सितंबर 1576 में तो अकबर का स्वयं का आक्रमण उदयपुर में हुआ और उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद किया गया। इसके अलावा जब हम 1580 के आसपास की बात करते हैं तो 1580 के समय पर अब्दुर रहीम खान ए खाना, ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी सेना लेकर के आते हैं अकबर से पूरी तरीके से सेना लेकर महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। उसके बाद 1582 के आसपास महाराणा प्रताप इस पूरे बदले लेने की भावना से आते हैं। और दोस्तों, जब आप बात करोगे मेवाड़ से लेकर के मारवाड़ की तरफ जाने में एक चौकी है जिसकी हम लोग चर्चा भी करेंगे इसी फोटो के दौरान, तो आप देख भी पाएंगे कि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वह अजमेर और उदयपुर के बीच में है। आइए एक चर्चा करें और उस चर्चा के तहत हम उस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को भी एक बार जान लें। दोस्तों, जब वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस उदयपुर से आगे की तरफ चल करके अजमेर वाले रास्ते में है। और उदयपुर से आप देखें, ये जो अजमेर वाला रास्ता है, इस उदयपुर से अजमेर वाले रास्ते पर एक चौकी पड़ती है जिस चौकी को कहा जाता है दिवेर। अब बात यह है कि दिवेर की चौकी में आखिर ऐसा हुआ क्या, और दिवेर की चौकी में जो ऐसा हुआ उस पर क्या हम लोग डेवलपमेंट्स देखते हैं दोस्तों। तो आइए फिर से एक बार उसी पेज पर पहुंच करके मैं आपको बताता हूं कि आखिर उस समय पर हो क्या रहा था।
दोस्तों 1582 के आसपास महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और इस बार दिवेर नाम की जगह पर आक्रमण करने का सोचा, जहां से वो मुगलों की सप्लाई को कट ऑफ कर सकते थे। और मुगलों की सप्लाई यदि अजमेर से उदयपुर की तरफ नहीं आएगी तो स्वाभाविक है कि वहां महाराणा प्रताप की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी। दिवेर में जो युद्ध लड़ा गया दोस्तों, इसका दशहरे के दिन आरंभ किया गया और दशहरे के दिन उस समय पर लगभग 10,000 के आसपास मेवाड़ी फोर्स पहुंचती है और इस बार सेना का नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह। कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और अमर सिंह जो इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने चार्ज अपने हाथों में लिया और चार्ज अपने हाथों में लेने के साथ ही कुछ ही घंटों में इस पूरे युद्ध का दशा ही पलट करके रख दी। और युद्ध की दशा ऐसी पलटी कि दिवेर की जो छावनी थी, दिवेर की छावनी में अकबर के चाचा, अकबर का चाचा, और अकबर के चाचा का नाम था सुल्तान खान। दोस्तों ये व्यक्ति उस समय पर दिवेर के चौकी की सुरक्षा करने में तैनात था। दिवेर की चौकी की सुरक्षा में अकबर का चाचा सुल्तान खान तैनात था। तो ये तो तय है कि जब अमर सिंह ने आक्रमण किया तो उनका पहला लक्ष्य सुल्तान खान ही था। और ऐसा कहते हैं कि अमर सिंह ने एक बार खींच करके भाला मारा था तो वो भाला सुल्तान खान के घोड़े और घोड़े को देखता हुआ जमीन के अंदर तक धंस गया था। लोक श्रुतियां ऐसा कहती हैं कि उस समय सुल्तान खान को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, इतनी तेजी से भाला किसने मारा है। और ये था राणा अमर सिंह जो बाद में बने और उस समय पर कुंवर अमर सिंह का पौरुष, उनका बल वास्तव में किन्हीं भी मायनों में वो महाराणा प्रताप की हाइट, पर्सनालिटी या उनके शक्ति से कम नहीं थे। और दोस्तों यही है जो उन्हें खास बनाता है। अकबर के चाचा सुल्तान खान की मृत्यु के बाद यहां पर मौजूद 36,000 की मुगल सेना, इस मुगल सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुगल सेना ने आत्मसमर्पण किया मेवाड़ी फोर्स के सामने। और ये आत्मसमर्पण के बाद इसी युद्ध में एक और बड़ा सा इंसिडेंट आता है कि महाराणा प्रताप के सामने एक बहलोल खान नामक मुगल योद्धा पहुंचा था और ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार के वार से बहलोल खान को पूरा का पूरा घोड़े समेत चीर डाला था। यह भी इतिहास का एक पहलू है, इतिहास का एक क्रम है जो हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। परंतु दोस्तों अंतिम बात यह है कि जब महाराणा प्रताप के सामने अंततः 36,000 की मुगल सेना ने सरेंडर कर दिया और ये तितर बितर हो गई, तो उसके बाद महाराणा प्रताप ने भी धीरे से अपने सभी राज्यों के क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अपने नियंत्रण में लेने के बाद फिर इन्होंने 1584 में होने वाले अंतिम आक्रमण का जवाब 1584 में होने वाले अंतिम आक्रमण का जवाब जगन्नाथ कछवाहा को दिया। जगन्नाथ कछवाहा अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से लड़ने आए थे, लेकिन मंडलगढ़ में इनकी भी छतरी बनी हुई है दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा की बात कर रहा हूं मैं, परंतु ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। चलिए मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अड्डा 24/7 पर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों Y263 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बैच को परचेज करने के लिए और किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज को Y263S से। कैसी लगी जानकारी दोस्तों बताइएगा ज़रूर। और आप बताइएगा कि जब हम बात करते हैं अकबर की तो अकबर के पिता का नाम क्या था। धन्यवाद, जय हिंद।